सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी हमें सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो रहता है आईक्यू लेवल पे आ जाता है, या कभी कभी हमें देखने को मिल सकता है कि आपका बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत कौन है, का प्रतिपादक कौन है, या आपका द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो इस तरीके का सभी क्वेश्चन आ सकता है, या समूह तत्व सिद्धांत हो गया, या गिलफोर्ड का सिद्धांत हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है आज हम लोग आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बच्चे में अमृत विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? उसका अधिगम, उसकी बुद्धि, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी तेज दृष्टि। तो देखिए, सोचने की जो योग्यता है ना, बच्चे किस तरीके से सोच रहा है। ठीक, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर हम देखें, अगर किसी टॉपिक को देखें और 5 स्टूडेंट से हम लोग पूछेंगे तो उनका जो तरीका रहेगा ना सोचने का, वो अलग अलग रहता है। तो उसको हम लोग उसकी बुद्धि, वो सोचेगा कैसे, उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही वो सोचेगा, है ना। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक है, आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि जो है 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक है कैसे बच्चे हैं? ये मानसिक विकलांग छात्र है, तो ये तो हो नहीं सकता। या सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ प्रतिभाशाली 130 या 140 आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग प्रतिभाशाली छात्र कहेंगे, या आपका हम लोग इसको कह सकते हैं आप श्रेष्ठ बुद्धि कहेंगे, अति श्रेष्ठ बुद्धि कहेंगे। ठीक है, सामान्य छात्र जो रहता है ना, ये 100 आपका 109 से नहीं, हाँ 90 से लेकर 109 तक का रहता है। 90 से लेकर 109 के बीच में जो भी बच्चे का मतलब आईक्यू रहता है, उसको हम लोग सामान्य छात्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का प्रपतांक प्राप्त करने हेतु सही विधि है। तो देखिए, किसी भी यानी आईक्यू अगर आपको निकालने दिया जाए, सिंपल सा बुद्धि लब्धि हम लोग आईक्यू कह सकते हैं। कैसे निकालते हैं? तो किसी भी बच्चे का जो मानसिक आयु मतलब 18 साल का उसका मानसिक आयु, लेकिन उसका रियल में एज जो है 10 साल का है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है ना वो 18 साल के बच्चे के जैसा है। इसको जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि कहते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक है, आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है, जिसकी आयु जो है 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो आप उसकी बुद्धि लब्धि कैसे पाएंगे? तो 18 से 15 को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 यानी 6 2 जा 12, 120 आया है। तो 120 हो गया आंसर सी, है ना। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा सृजन, मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट है वो। कहते हैं ना, ये क्रिएटिव स्टूडेंट है ना। हाँ, कोई कोई रट्टा मारता है, लेकिन कोई कोई में क्रिएटिविटी होती है। देखिए, वो क्रिएटिव किसी नई नई चीज़ों को क्रिएट करने मतलब क्रिएट करता है। तो सृजनशील छात्र हम लोग कहते हैं इसको। तो उसका मतलब बुद्धि लब्धि कैसा रहेगा? औसत से कम रहेगा, औसतन रहेगा, औसत से अधिक होगा, या कह नहीं सकते। तो कह नहीं सकते, ये तो हम लोग कहेंगे नहीं, है ना। वो औसत से अधिक रहेगा। औसतन मतलब एवरेज हो गया, तो ऑब्वियसली वो अगर क्रिएटिव है तो वो एवरेज से ऊपर है, क्योंकि एवरेज वाला जो रहेगा वो सोच नहीं सकता। क्रिएटिव तभी होगा जब उसकी सोचने की शक्ति रहेगी। सोचने की शक्ति मतलब उसकी बुद्धि। ठीक है, वो उसकी बुद्धि की बातें कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब ये एवरेज से ऊपर रहेगा ना, तभी वो सृजनशील छात्र रहेगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं, जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम है। तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? 70 से कम है। ठीक है, प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र, क्षीण बुद्धि वाले छात्र, या सृजनशील छात्र। तो देख लीजिए यहाँ पे सृजनशील अभी हम लोग देखें क्रिएटिव, जिसका एवरेज से जो है ऊपर है ना। प्रतिभाशाली हम लोग देखें जो कि अति श्रेष्ठ हम लोग कह सकते हैं, जिसका 130 यानी सबसे हाई लेवल वाला हो गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 70 से कम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्षीण बुद्धि वाले छात्र कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? अभी हम आपको बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ठीक है, तो प्रतिदर्श सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, मतलब प्रतिपादन कौन किसने किया था? तो हम लोग कह सकते हैं थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके देखिए, जब हम लोग
इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे ना, तब यहाँ पे हम लोग जो है अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग MCQ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वो एक श्रीन बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुयामी बुद्धि वाला छात्र है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर चीज़ में वो मतलब कि आगे है। कोई कोई बच्चे देखिएगा ना, वो खेल कूद में भी आगे है, डांस में भी, हर चीज़ में है, तो उसको हम लोग पता है क्या कहेंगे, उसको हम लोग बहुयामी, इसको मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बहुयामी बुद्धि वाला छात्र है, मतलब वो हर चीज़ में आगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि बहुयामी छात्र निपुण होते हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे हैं, वो किस में मतलब कि अच्छे होते हैं, या तो खेल कूद में होंगे, या केवल शैक्षणिक कार्य में, कई प्रकार के कौशलों में उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये बहुयामी छात्र बोल रहा है, यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बातें कर रहा, तो हर चीज़ में होगा ना, तो आंसर सी हो जाएगा ना यहाँ पे। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था, कैटल ने, बीने ने, स्पीयरमैन ने, सर्टन ने। तो ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा, स्टर्न होगा, सॉरी हम सर्टन बोल रहे थे, स्टर्न होगा। नेक्स्ट है, क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है, मानसिक विचार को समझने की एक सामान्य योग्यता। दूसरा है, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता। नेक्स्ट है, अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, हाँ आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से किसने किया, तो बीने ने किया था, स्पीयरमैन ने किया था, स्टर्न ने, जीन पियाजे ने। तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो बोलिएगा स्पीयरमैन है। नेक्स्ट है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, विलियम वुड और स्टर्न एंड जॉनसन। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टर्न एंड जॉनसन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक जो है स्टर्न एंड जॉनसन है। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड बीने स्केल। अब बुद्धि प्रशिक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है, 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष और 4 से 14 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 2 से 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 2 से 14 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी छात्र में किशोर अवस्था के बाद तीव्र विकास होता है, अमृत चिंतन संबंधी योग्यता का, तर्क संबंधी योग्यताओं का, पठन संबंधी योग्यताओं का उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमृत चिंतन संबंधी योग्यताओं का आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम है संक्रिया, सूचना सामग्री, उत्पाद और ये सभी। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में से उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा, तो असमान रहेगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा। आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर बी रहेगा, असमान रहेगा, है ना। नेक्स्ट है, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो, ठीक है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वो छात्र मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपने आसपास के वातावरण की अच्छी जानकारी नहीं की एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ऑब्वियसली ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो कि चाहे सिचुएशन कैसे भी हो वो हैंडल कर लेते हैं और उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बुद्धिमान कहते हैं ना, बुद्धिमान कहते हैं। तो वहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि प्रशिक्षण का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को, साइमन को, बीने को, स्पीयरमैन को। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी ने हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का प्रकार नहीं है, मानसिक बुद्धि, मृत बुद्धि, अमृत बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए होगा, मानसिक बुद्धि हो जाएगा। बुद्धि का प्रकार नहीं है, कौन सा, मानसिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, दूसरा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तीसरा जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट है, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि है। अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर डी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डेन में से
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बुद्धि प्रशिक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि प्रशिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक मार्गदर्शन, दूसरा है बुद्धि प्रशिक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, दूसरा अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि प्रशिक्षण करना, तीसरा बुद्धि प्रशिक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे कि बुद्धि प्रशिक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। नेक्स्ट है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए संवैधानिक उत्तरदायी हो सकता है? पहला ऑप्शन है छात्रों की बुद्धि में अंतर, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की रुचि में अंतर, चौथा ऑप्शन है छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरदायी हो सकता है तो छात्रों की बुद्धि में अंतर हो जाएगा, है ना। आंसर ए हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि प्रशिक्षण के महत्व का पता चलता है? तो देखिए, पहला बोल रहा व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि प्रशिक्षण की भूमिका अहम होती है, दूसरा बुद्धि प्रशिक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, तीसरा अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। नेक्स्ट है, उपयुक्त सभी कथनों से बुद्धि प्रशिक्षण के महत्व का पता चलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सारे आंसर डी हो गया यहाँ पे कि इन सारे स्टेटमेंट से हमें बुद्धि प्रशिक्षण का महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट है आपका कि आजकल बुद्धि प्रशिक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि प्रशिक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? पहला बोल रहा कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, दूसरा बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, तीसरा है आपका कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना, या चौथा है उपयुक्त सभी शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के उदाहरण है। तो अगर हम देखें बुद्धि प्रशिक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है, तो देखिए बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, ये सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि नहीं, यहाँ पे हमारा 25 का यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आधार पर छात्रवृत्ति। हाँ, आप स्कॉलरशिप जैसे कि एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो है जो अच्छी रैंक लाते हैं उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है ना। तो ये भी बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करता है। तो हम गलती से सेकंड बोल दिए थे। इसके आधार पर छात्र अधिगम प्रणाली, तो बच्चे जैसे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने एजुकेशन आगे की एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है वो डॉक्टर बन जाएगा, उसके बाद तो कोई इंजीनियर बन जाएगा, और जो नॉर्मल रहेगा वो बोलेगा चलो भाई हम बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं ना। और उसी के आधार पर, और ऑब्वियसली बच्चे जैसे होते हैं उसी के आधार पर मान लीजिए कोई 50% आया तो उसको हम थोड़ी बोल देंगे कि भाई तुम डॉक्टर का तैयारी करो या इंजीनियरिंग करो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा करो तुम ना कुछ जैसे बीए कर लो, या क्या कहते हैं कॉमर्स कर लो। इस तरीके से हम लोग उसको परामर्श देंगे, है ना। तो ये सभी जो है आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि प्रशिक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? पहला बोल रहा परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, दूसरा बोल रहा परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, तीसरा है बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, और चौथा है शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, ठीक है। तो के बाद निम्नलिखित में किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए कहने का मतलब है एक अच्छा शिक्षक है, ठीक है,
तो किसी भी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। मान लीजिए किसी का जान गया कि भाई ये स्टूडेंट जो है इसका बुद्धि प्रशिक्षण इतना आया है, तो हम अगर वो कुछ करना चाहता है तो हम बोले नहीं नहीं ये मत करो, ये बहुत कठिन है, तुम इसको नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी? थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने, कॉल्विन ने, थॉमसन ने। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कॉल्विन ने दिया था। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? पहला बोल रहा ऑप्शन कि कई तत्वों का समूह होती है बुद्धि और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योगदान निहित होती है। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है ना। कि कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है कि बुद्धि जो होता है कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योगदान निहित होती है ना। तो आंसर ए ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी को पढ़ना, फिर भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं आप कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होती है। जो उन क्रियाओं के कई रूप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट बोला, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत क्या है? द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि कौन है, तो बताइए। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा स्पियरमैन है ना, स्पियरमैन है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बुद्धि, पहला ऑप्शन बोल रहा है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है ना। दूसरा बोल रहा कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनका अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा बोल रहा कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। नेक्स्ट बोल रहा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम है सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा है द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो याद रखिएगा, यानी एक जनरल होता है और एक स्पेशल होता है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, आंसर डी हो जाएगा। तो द्विकारक सिद्धांत में दो तरह का बुद्धि की बात करता है, एक सामान्य जिसको जनरल कहेंगे और एक विशिष्ट जिसको स्पेशल कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथ ही साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वधानिक उपयुक्त पाया। मानसिक प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? पहला बच्चों की रुचि को, दूसरा बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क और आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, जैसे बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख सकते हैं हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, उसके निर्णय, उसकी स्मृति, तर्क और आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे।